हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो अंडरस्टैंडिंग और मैनेजिंग एडोलसेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें ये ब्लॉक 2 का है, ब्लॉक 2 का यूनिट 1। तो इसमें हम जो जो चीज़ें आज कवर करेंगे वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चे का। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब जो ग्रेड्स में मेजर होता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं A+, तो मेनली ग्रेड्स है। तो मैनी ऑथर्स ने अटेम्प्ट किया है इसको एक्सप्लेन करने का अलग अलग तरीके से, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट academic performance is the product माने total given by the student and it is usually expressed through school grade. Some explain academic performance of an individual is the level of knowledge. जो level of knowledge है, जो उसको सब्जेक्ट के बारे में पूरा ज्ञान है, उसको वो कैसे प्रस्तुत कर रहा है, क्या उसको ग्रेड मिल रहा है, यही academic achievement होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। बच्चे का फ्यूचर, एजुकेशनल वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड होती हैं। ये साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी करता है। अगर आपका ग्रेड अच्छा है तो साइकोलॉजिकली बच्चा पॉजिटिव रहता है। तो ये भी नोट किया गया है कि जितना बच्चे का हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है उतना ही उसका लाइफ सेटिस्फैक्शन रहता है, हैप्पीनेस रहता है और एडजस्टमेंट भी उसके अच्छे होते हैं। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस का बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा असर होता है। अब हम ले लेते हैं कि जो मेन 2 कीज क्या हैं इसमें एकेडमिक: मोटिवेशन टू सक्सीड और मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। जैसे अप्रोच बिहेवियर और अवॉइडेंस बिहेवियर, ठीक है ना। किताब में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। उतना ना तो हम लोग याद कर सकते हैं, ना हमारे पास इतना टाइम है, इसलिए मैंने इस नोट्स को शॉर्ट में बनाया है ताकि आप लोग इसको जल्दी से समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इसमें ले लिया है। तो मोटिवेशन टू सक्सीड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा होता है वो बहुत पॉजिटिव रहता है और वो अपने रिस्क लेने को तैयार है, अपने चैलेंजेस को राइज करता है और सेटिस्फैक्शन भी उसको होता है ना। वो कितना सक्सीड करा, खुद वो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहा है, यानी कि उसको ही पता है कि मुझे राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है, तो वो राइटिंग के बारे में पढ़ रहा है, अपने वोकैबुलरी बढ़ा रहा है, खुद कर रहा है। दूसरा होता है मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। इसमें जो बच्चा होता है अवॉइडेंस करता है, मतलब कि केवल उसको इतना करना है कि फेल नहीं हो, लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो ईजियर चॉइसेस के लिए जाता है ना, रिस्क को बिल्कुल नहीं लेता, अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्टेड रखता है। तो इसमें जो बच्चा है ये अवॉइड करता है फेलियर को बस केवल। तो इसमें फियर होता है उसको नेगेटिव आउटकम्स का, जैसे प्राइवेट डिसअपॉइंटमेंट होता है, पब्लिक एम्बेरसमेंट होता है, इन सब चीज़ों का। तो परफॉर्मेंस जो होती है वो हमारी वेरी करती है, यानी कि बहुत अलग अलग होती है, फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज टू बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, ये सब चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये देख रहे हैं आप, डिटरमाइन स्किल और एक्सपीरियंस। द एकेडमिक परफॉर्मेंस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमारा मोटिवेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं इसमें। पर्सनैलिटी है, सेल्फ स्टीम है ना, पेरेंटल वेरिएबल है। पेरेंटल वेरिएबल में आगे हम इस सब चीज़ों को डिटेल में लेंगे। तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अब आता है वाई परफॉर्मेंस डिक्रीज। अब कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों डिक्रीज हो गई। तो इसके लिए एक्चुअली में एक गैप आ जाता है कि स्टूडेंट का जो एक्चुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस है और जो एक्सपेक्टेड, यानी बच्चा जो सोच रहा है और जो बच्चा कर रहा है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। कैसे? इट रिजल्ट इनटू डाइवर्जिंग परफॉर्मेंस एंड अनसेटिस्फैक्टरी इज द वन दैट इज बिलो द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। यानी कि बच्चे का हमने 80% सोचा, उसका 40 आ रहा है, तो ये एक उसका अनसेटिस्फैक्ट्री है। एकेडमिक अचीवमेंट डिफर्स व्हेन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स बेस्ट, है ना, जब अपना सबसे बेस्ट नहीं कर पाता है। दे में रिजल्ट इन द स्टूडेंट्स हैविंग डिफिकल्टीज टू कंप्लीट देयर एकेडमिक वर्क। अपना एकेडमिक वर्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसको लेस मार्क्स स्कोर कर रहा है और लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मोटिवेशन नहीं है, ये सब। इसके अलावा कुछ मैंने जनरल पॉइंट्स भी लिए हैं कि जो फैक्टर्स हैं, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक जैक्स अ डल बॉय। तो लर्निंग एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, जॉब है, स्लीप है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये सारी लिस्ट है। सेल्फ एफिशिएंसी, खुद अपना अच्छे से कोई काम को करना, लाइफ की कंडीशनल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटेलिजेंस, पीयर्स, स्कूल सेटिस्फैक्शन, है ना, और मेथडोलॉजी पढ़ाने का तरीका, होम एनवायरनमेंट और पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फैक्टर्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसमें स्कूल सेटिस्फैक्शन और फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर ये इसमें से लिया है
कि स्कूल कैरेक्टरिस्टिक, स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का बहुत है, रूट कॉजेज क्या है, इसको हमें समझना चाहिए कि रूट कॉजेज क्या है। स्टूडेंट की हेल्थ भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक में। कई बार बच्चा बहुत होशियार होता है लेकिन बीमार हो जाता है या कुछ वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता तो ड्रॉप आउट हो जाता है, ये सब भी है। और फंडिंग और फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बच्चे की उसमें इफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं जो एकेडमिक अचीवमेंट में इंटरपर्सनल माने आपस में, बच्चे के घर घर में, ये पेरेंटिंग स्टाइल, पीयर है ना, ये सब चीजें। यानी कि जो घर के अंदर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम मान के चलें घर के अंदर, तो घर के अंदर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एकेडमिक पे। फिर इंट्रापर्सनल है ना, फिर जो बिल्कुल ही बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है उसका, अब बच्चे के भीतर उसकी मोटिवेशन, टेम्परामेंट, रेजिलेंस उसका कैसा है, कैसे वो सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्टीट्यूशनल, स्कूल फैक्टर, टीचर स्टूडेंट रिलेशन कैसा है, मेथड कैसा है ना। सोशियो इकोनॉमिक, इसके अलावा अदर सोशियो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले बारे में पढ़ा था मॉरल में भी कि सोशियो और इकोनॉमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट एजुकेशन लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और जेंडर, स्टीरियोटाइप, कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ, ये सब भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कारण हैं। अब आता है लर्निंग स्टाइल। तभी हमने फैक्टर्स कर लिए कंप्लीट कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एकेडमिक को परफॉर्म को इफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि एकेडमिक अचीवमेंट होता क्या। अब हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल को क्यों लिया गया है, ये भी एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम वार्क के नाम से जानते हैं, VARK, यानी कि V से विजुअल लर्नर, A से ऑरल लर्नर, रीड राइट लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर, ये है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स में ही आ रहा है। जो अभी हमने इंटरपर्सनल के बाद अब हमारे ये फैक्टर्स शुरू हो रहे हैं लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग स्टाइल में एक बताया गया है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। यानी कि जब हम बच्चे को इन्वॉल्व करके लर्न करते हैं तो लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी कि बच्चे को आप विजुअल्स के थ्रू पढ़ाइए, है ना, बाय सीइंग थिंग्स। बहुत बच्चों को ज़्यादा पिक्चर वगैरह देखिए, हम लोग बचपन में जो देखते हैं बहुत इंपैक्ट होता है दिमाग पे, है ना, मैप, ग्राफ, ये सब। ओरल में हेयरिंग, सुनाना, है ना, और डिबेट, डिस्कशन, म्यूजिक, ऑडियो टेप, ये सब। रीड राइट में जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना, राइटिंग ग्राउंड, टेकिंग नोट्स, बुक्स, टेक्स्ट बुक से राइटिंग, फीडबैक, मल्टीपल चीज, एग्जाम वगैरह जो होते हैं वो रीड राइट ही है सब। और काइनेस्थेटिक जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड ट्रिप पे ले जाना, वर्किंग मॉडल, गेस्ट लेक्चर, रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको आप VARK, इससे शॉर्ट फॉर्म से याद कर लेंगे, VARK, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। ये लर्निंग स्टाइल बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। फिर इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट आता है, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्ट को भी यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है, सिचुएशनल इंटरेस्ट हो गया और एक हो गया है आपका एक्सपीरियंस्ड इन अ पर्टिकुलर, जो आपको है। सिचुएशनल में जो होता है वो आप उसमें अटेंशन और एफर्ट डालते हैं, और इफेक्ट एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर मूवमेंट, और जो आपको एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे इफेक्ट करता है। तो ये दोनों सिचुएशनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो दो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। फिर आता है स्टडी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्किल्स में ऐसे नोट मेकिंग करना, टेक्स्ट बुक से पढ़ना, रिटन एक्सप्रेशन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये स्टडी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। फिर आता है टेस्ट एंजाइटी क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेंटल और फिजिकल। एक बच्चा मेंटली भी बहुत परेशान हो जाता है, फिजिकली भी हो जाता है। अब इसमें टेस्ट एंजाइटी के ऊपर तो मैंने देखा कि पूरी एक किताबें हैं बड़ी बड़ी लिखी हुई कि बच्चे की फिजिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें एक उसके बताया है थोड़ा सा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, स्टमक एक, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट, फीलिंग टू इल टू अटेंड स्कूल, अवॉइडिंग स्कूल, लो टेस्ट परफॉर्मेंस, लो मोटिवेशन, नेगेटिव सेल्फ। तो बच्चा टेस्ट एंजाइटी जिनको होती है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अपने आप नीचे गिर जाता है ना। उसमें वो अंडरस्टैंडिंग असाइनमेंट ब्रीफ क्या है ना, ये सब चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी नहीं होती। तो टेस्ट एंजाइटी बच्चे में होना एक अपने आप में परफॉर्मेंस गिराता है। फिर टाइम मैनेजमेंट, हम लोग हमेशा कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको टाइम निकालना पड़ता है। तो इंक्रीज, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो एफिशिएंसी, स्किल और प्रोडक्टिविटी, तीनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। यानी कि EFP, यानी ई माने एफिशिएंसी, FS माने ESP माने एफिशिएंसी, स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। तो टाइम मैनेजमेंट में हम अपना वर्क, सोशल लाइफ, फैमिली, पर्सनल, सबको कमिटेड रहते हैं, तो ये सब काम हम करते हैं। अब टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट JNV के लिए दिया हुआ है कि बच्चों को कैसे आप उनको बताएं कि कैसे टाइम मैनेज करें। कैलेंडर करें, एक लिस्ट बना लें, ABC मेथड है। A से कंप्लीट टुडे, वुड बी नाइस टू फिनिश टुडे, कैन बी पुश टू टुमारो इफ नेसेसरी। मतलब उसको बच्चे को होता है आज ही करें, कल के लिए ना टालें।
वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट एक टाइम में करें, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक लें, डेडलाइन और गोल बनाएं अपना, ट्रीट टाइम लाइक मनी, बी रियलिस्टिक अबाउट टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर कोपिंग, अब आया है दूसरा, अब हमारे फैक्टर्स खत्म होते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ एकेडमिक वर्कलोड। अब जो हमको एकेडमिक में इतना वर्कलोड मिलता है उसको हम कैसे कोप करें। तो इसको कोप करना मतलब उसके संग कैसे अपने आप को चलाएं उसके साथ साथ, क्योंकि वर्कलोड तो है ही, है ना, तो उसमें हमको चिल्लाने चीखने से रोने गाने से कुछ नहीं होना है, इसलिए बेटर है कि हम कोप करें। तो कोप करने के लिए इन्होंने 3-4 तरीके बताए हैं, जैसे प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, है ना, इमोशनल कोपिंग, अवॉइडेंस कोपिंग, ये 3 बताए हैं मेन। तो आप प्रॉब्लम, सबसे पहले आप देखें कोपिंग क्या होता है, अंडर रिएक्शन जो बच्चों के होते हैं, वे स्टूडेंट विड्रॉ एंड मैनिफेस्ट एक्सट्रीम एंजाइटी। बच्चा जो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है और एंजाइटी हो जाती है, उसके अंदर बहुत बेचैनी बच जाती है, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की अपने प्रति लो ओपिनियन हो जाती है और वो सेकंड फेलियर हो जाते हैं लाइफ में। सेकंडली दीज ओवर रिएक्शन टू स्ट्रेस, इसके बाद इनके स्ट्रेस भी आ जाता है और ये हाइडिंग द फेलियर अंडर केयरलेस एटीट्यूड। ये अब आता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या होती है, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करता है ना, प्रोएक्टिव हो जाता है। जिसमें आप देखिए कॉमन एग्जांपल है इसमें, आई विल टॉक टू पीपल एंड गेट हेल्प। ये बच्चे का जो एटीट्यूड होता है ये प्रॉब्लम फोकस्ड है। इसमें हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे को, है ना, इसकी वजह से बच्चा जो अपने सारे हर्डल्स को ओवरकम कर सकता है। कई बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं, उनमें परसिस्टेंस होता है, स्टबर्ननेस जिद्द होती है और डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क होता है। तो ऐसे बच्चे कोप कर लेते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, यानी कि हमें प्रॉब्लम के ऊपर पूरा फोकस करके कोप करना है और हमको पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देखना है। अब ये कोपिंग स्ट्रेटजीज आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, एक्सरसाइजिंग, चेकिंग इन विथ फीलिंग्स, रीडिंग, coloring and drawing, making plan, talking with someone, practicing deep breathing, फिर writing in a journal, listening to music, unplugging from technology यानी दूर हो जाना टेक्नोलॉजी से, using positive self talk। ये सब तरीके से जो बताया, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए ये कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। फिर आता है इमोशनल बेस्ड। इमोशनल बेस में नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एसोसिएट करना, रिएक्शंस, है ना, तो उनको वो हमेशा जो नेगेटिव हमारे लाइफ के अनुभव हो जाते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं, और डाउन सेंसिटिविटी, क्रिटिसिज्म, बिहेवियरल प्रॉब्लम, स्कूल रिफ्यूज, सेल्फ ब्लेम, एग्रेसिवनेस आ जाता है। तो ये इमोशनल्स होते हैं जो इमोशनली हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, कॉमन एग्जाम्पल है आई गेट अवे एंड फॉरगेट द प्रॉब्लम, मैं इसको दूर हो जाऊंगा, इससे भूल जाऊंगा। आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट, आई एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एज इट इज सिंस आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकता। तो ये इमोशनल बेस्ड कोपिंग जो है ये। फिर अवॉइडेंस बेस्ड, अवॉइड करना, स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं उनको अवॉइड करना भी हमको आना चाहिए। डिनाइंग इज लूजिंग होप, इसकी बजाय इट ऑलवेज इंक्लूड यूज ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट टू एडजस्ट द स्ट्रेसेस, यानी वे स्ट्रेस को डिस्टेंस करते हुए दूर से इवेडिंग द प्रॉब्लम। जिसमें आप देखते हैं आई फील ओवरवेल्म्ड, आई नीड टू टेक अ स्टेप। अब मुझे अगर कहीं पर फीलिंग ये हो रही है तो इसको हम बैक कर सकते हैं कि जैसे आई फील ओवरवेल्म, स्ट्रेस, एंग्शियस, सैड, एंग्री, जब ये हमारे मूड हो रहे हैं, ये हमारे इमोशंस हो रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, रेस्ट एंड रिचार्ज, सेल्फ कंपैशन, टेक टाइम फॉर माई सेल्फ, रीच आउट फॉर सपोर्ट, ये सब। तो आपने देखा कोपिंग स्ट्रेटेजीज 3 हैं। कौन कौन सी हमने 3 पढ़ी, एक हमने प्रॉब्लम बेस्ड पढ़ी, एक इमोशनल बेस्ड, एक अवॉइडेंस बेस्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ जो है ये मार्टिन कॉविंगटन है, इन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट। इसमें उन्होंने परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एबिलिटी इक्वल टू सेल्फ वर्थ, इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है। और इन्होंने कहा कि नेगेटिव जो इसमें रिएक्शन होते हैं, नेगेटिव रिएक्शन और बिलीफ यानी परफॉर्मेंस के नेगेटिव रिएक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि जो आप डिफेंसिव होके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने आई डोंट केयर अबाउट मैथ एनीवे, जैसे हमने कहा अरे हम मैथ की चिंता ही नहीं करते। इंपॉर्टेंट और अपीयरिंग कॉम्पिटेंट टू अदर्स, हु केयर्स व्हाट दे थिंक। तो डिफेंस, अपने आप को डिफेंसिव होके हम जब चलते हैं तो ये नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है तो हम उसको इंप्रूव करने की बजाय हम डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करने लगते हैं। सैंड बैगिंग, सैंड बैगिंग जो होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर लेस एबिलिटी है लेकिन आप प्रिटेंड करते हैं, है आपके अंदर एबिलिटी लेकिन आप उसको प्रिटेंड कर रहे हैं कि दूसरे में है, ताकि दूसरा हमसे ज़्यादा उम्मीद ही ना रखे। तो हम अपने आप को जैसे कहते हैं ना, येड़ा बन के बेड़ा बने रहा स्कूल में, तो वो लो अपने आप को लेस कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिफेंस पैसिविज्म,
पेसिज्म माने क्या होता है, पेसिमिस्ट हो जाना, यानी कि जो आपकी पॉलिसी कैसी हो जाती है, बिल्कुल से आप निराशावादी हो जाते हैं, अपनी ओन एक्सपेक्टेशंस को लो करते हैं डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करने के लिए। ठीक। सेल्फ हैंडीकैपिंग यानी कि प्रोवाइडिंग वन सेल्फ विद एन एक्सक्यूज ऑफ पुअर, यानी कि आप प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि आपकी खराब परफॉर्मेंस क्यों है ना। और आप सच एज बाय नॉट स्टडिंग मच और बाय पार्टिंग द नाइट बिफोर द टेस्ट, यानी इस तरह से आप बताते हैं कि आप पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, पार्टिंग कर रहे हैं नाइट बिफोर द टेस्ट। तो आप प्रोवाइड वन सेल्फ विद एक्सक्यूज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। प्रोक्रास्टिनेशन यानी पुटिंग ऑफ स्टडिंग और वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट अंटिल द लास्ट मिनट, यानी लास्ट मिनट तक। आप वो फोटो ऊपर देख सकते हैं, घड़ी के ऊपर पैर रख के वो बैठा हुआ है, यानी कि लास्ट मिनट का वो वेट कर रहा है, जब लास्ट मिनट होगा तब मैं कुछ करूँगा। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन होता है। चीटिंग, कॉपिंग टेस्ट पेपर, तो ये सब नेगेटिव हैं जो परफॉर्मेंस को हमारी इफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है Covington's self-worth theory of achievement motivation. Self-worth is the value one assigns to oneself or one's ability in self-assessment. Self-worth होती है आपकी क्या वैल्यू है जो आपको दी गई एबिलिटी के आधार पर, और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ दोनों को क्लोज है। ये देखिए एक कॉविंगटन की थ्योरी है जिसमें सेल्फ वर्थ को उसने बताया है। पहले ओवर स्ट्राइवर क्या कहता है, आई एम हाईली मोटिवेटेड टू सक्सीड बट आई ऑल्सो वरी दैट आई माइट फॉल. I study all the time so that I don't risk the possibility of falling. When I do fall, I know that it is because I am not good at that task. यानी ओवर स्ट्राइवर है, वो बहुत खुश रहता है। फिर दूसरा वाला आता है द सक्सेस ओरिएंटेड स्टूडेंट। सक्सेस ओरिएंटेड स्टूडेंट कौन है? जो आई एम सक्सेस ओरिएंटेड, आई लाइक टू डू वेल इन स्कूल बिकॉज आई थिंक स्कूल इज इंपॉर्टेंट, आई वर्क हार्ड एंड आई डोंट रियली वरी अबाउट फॉलिंग। तो इस टाइप के सक्सेस ओरिएंटेड स्टूडेंट। फेलियर अवॉइडर, आई एम अ फेलियर अवॉइडर, आई डोंट really care for the school so I don't really work that hard, I may not get the best grade, that's because I don't study and not because I am not smart. मतलब मैं स्मार्ट हूँ पर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे ग्रेड्स नहीं आते and I don't care. तो फेलियर अवॉइडर। फेलियर एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता, आई डोंट केयर वेदर और नॉट आई सक्सेस, मैं फेल हूँ चाहे पास हूँ मुझे कोई चिंता नहीं, आई हेट स्कूल, आई जस्ट वांट टू हैव फन इन स्कूल एंड इट्स स्कूल का पर्पस वगैरह फन के लिए ही है। तो ये जो एफर्ट जो है वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है। डबल एज्ड स्वॉर्ड से मतलब जो दोनों तरफ दुधारी तलवार है। इफ अ स्टूडेंट मस्ट पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव सक्सेस that come easier to others, the student is at risk of losing motivation due to the conclusion that he or she is low in ability में वो कम है। यानी कि अगर जो स्टूडेंट है वो बहुत सारा एफर्ट डाल रहा है कोई सक्सेस पाने के लिए, है ना, और वो इजीली उसको मिल जाता है, तो क्या होता है वो मोटिवेशन लूज कर जाता है क्योंकि वो लो इन एबिलिटी। ऑन द अदर एज ऑफ द स्वॉर्ड, दूसरी तरफ क्या है, यानी कि एक तलवार है, इस तरफ जो बच्चा है वो खूब एफर्ट कर रहा है, बहुत एफर्ट डाल रहा है, और इस तरफ जो बच्चा है ना, ऑन द अदर नॉट पुटिंग एफर्ट, वो नहीं कर रहा है, नॉट पुटिंग एफर्ट, ठीक है, नॉट पुटिंग एफर्ट is a self-worth preservation strategy because any failure showing low effort is not contribute to low ability. यानी कि अगर इसमें वो कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है और अगर वो उसमें उसका एनी फेलियर होता है ना, तो वो लो एफर्ट की वजह से है, उसकी लो एबिलिटी, नॉट एट्रीब्यूट टू लो एबिलिटी की वजह से नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चा लॉट ऑफ एफर्ट डाल रहा है ना, और सक्सेस उसको मिल जाता है, द स्टूडेंट रिस्क पे आ जाता है फॉर लूजिंग मोटिवेशन, उसको लेकिन मोटिवेशन जा सकता है ड्यू टू द कंक्लूजन दैट ही और शी इज़ लो इन एबिलिटी, क्योंकि उसको ये लगने लगा कि वो लो इन एबिलिटी है, इसलिए उसने एफर्ट तो डाला, उसको सक्सेस भी मिला, लेकिन जो बाकी बच्चों कंपैरिजन में वो अपने आप को कम समझने लगता है। तो ये चीज़ है। फिर करियर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग, अब ये करियर का अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है करियर। अभी तक हम अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे थे, अब हम करियर पे आ गए। तो करियर टेक्सोनॉमी में क्या था, लैक ऑफ रेडीनेस, कि बच्चे के अंदर रेडीनेस नहीं है, लैक ऑफ रेडीनेस है ना, वो रेडी नहीं है डिफिकल्टी इनकाउंटर करने के लिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंट माने उसको जो डिफिकल्टीज इमर्जिंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इफेक्ट ऑफ अनरिलायबल इनपुट, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट उसके चल रहे हैं, है ना, ये उसकी वजह से। तो अब ये देख रहे हैं इंटरनल क्लैरिफिकेशन, ये इंस्पायर्ड एक्सप्लोरेशन, करियर माय पास्ट, ये मैं पहले का था और ये मेरा फ्यूचर होगा, ठीक है। इसमें हु आई एम, अदर फैक्टर्स, करियर, क्यूरियोसिटीज़, ये सब चीज़ें हैं। इसमें थॉट एंड फीलिंग, अपॉर्चुनिटीज़, टेकिंग एक्शन, तो ये माय फ्यूचर है।
फिर आता है प्रॉब्लम्स इन करियर। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। इनएडिक्वेट फैमिली सपोर्ट है, प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है, करियर रिलेटेड बैरियर्स हैं, सेल्फ एफिशिएंसी, बिलीव्स रिगार्डिंग वंस करियर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल, आइडेंटिटी इशू होता है एडोलसेंट को बहुत ज़्यादा, ये हमने पहले पढ़ा था। कोपिंग स्ट्रेटजीज नहीं है उसके पास, एंजाइटी ने है बहुत ज़्यादा, लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, और परफेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। तो हमको इसके लिए राइट चॉइस के लिए हमको अपनी डिसाइड करना है प्रायोरिटी को क्या है और अपनी स्किल्स को देखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, रोल ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब दोनों के ऊपर सोशियो डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज, रेस एंड सेक्स, एज, रेस एंड सेक्स के हिसाब से। तो सोशियो डेमोग्राफी में आप देख रहे हैं कि एज, जेंडर, एथनिसिटी, अर्बन, कहाँ का है बच्चा, रेजिडेंस, उसका पेरेंटल एजुकेशन, ये सब सोशियो डेमोग्राफी में आ जाती हैं। फैमिली इनकम बहुत बड़ा है, एब्सोल्यूट इनकम है, रिलेटिव इनकम है। फिर फैमिली, पानी कैसा आता है उनके यहाँ, बाथरूम कैसे हैं, डेस्क, टेबल, इंटरेस्ट, इंटरनेट, ये सब। होम, सोशल है ना, फैमिली सोशलाइजेशन पैटर्न, पेरेंट्स कंट्रोल, कम्युनिकेशन विद मॉम, कम्युनिकेशन विद, ये सब चीज़ें फैमिली। फिर चाइल्ड का अपनी एजुकेशन, चाइल्ड के एस्पिरेशंस क्या है, पीयर इन्फ्लुएंस, तो ये सब मिलके ये आउटकम आता है। इसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस और करियर परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। स्कूल ग्रेड, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है उसकी, स्टडी एटीट्यूड क्या है, होमवर्क, इंगेजमेंट, तो ये जो आउटकम आता है यही एकेडमिक अचीवमेंट और करियर चॉइस में हेल्प करता है। स्टूडेंट सक्सेस सर्विस, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें ये स्टूडेंट्स को सर्विस के लिए बताया, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए एक बनाया गया है, जिसमें क्लियरिंग द एकेडमिक पाथ, क्रिएटिंग एडिशनल फर्स्ट ईयर सपोर्ट, कनेक्टिंग स्टूडेंट विद रिसोर्सेज, एड्रेसिंग होल स्टूडेंट, रिसर्चिंग स्टूडेंट नीड्स, फिर एस्टेब्लिशिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी, मेकिंग स्टूडेंट्स द प्रायोरिटी, हेल्पिंग एट रिस्क स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट सर्विस जो है, मतलब कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बने हैं कि कैसे हम लोग स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, मेन चीज़ यही है ना। इसमें जैसे रिमीडियल अपने यहाँ चलता है, तो रिमीडियल सपोर्ट मीन्स है कि प्रोवाइडिंग रेमेडी या क्योर जिन बच्चों को चाहिए है ना, उनको करियर गाइडेंस दिया जाता है, एडुकेट लर्निंग और एकेडमिक सपोर्ट दिया जाता है कैंपस में, कैंपस के बाहर भी, जैसे अपने दक्षिणा और ये सब चीज़ें चल पड़ी हैं। करियर गाइडेंस काउंसलिंग के सेल्स बनाए गए हैं। तो ये सब क्या है, स्टूडेंट्स सर्विस। तो अब इसमें मेनली आप जो चीज़ें देख सकते हैं वो क्या है कि एक तो आप रिमीडियल क्लासेस इसमें आ जाएंगी, रिमीडियल ये स्टूडेंट सपोर्ट के लिए है, फिर सेल बनाए गए हैं है ना, इसमें गाइडेंस के लिए, और फिर इसके बाद इसमें जो पूरा सपोर्ट सिस्टम उनको दिया गया है, पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। तो ये सब जो है ये पूरा स्टूडेंट्स को सर्विसेज पे है। अब आता है रोल ऑफ टीचर्स इन प्रमोटिंग एकेडमिक अचीवमेंट इन, ये सब हम लोग रोज़ करते ही हैं, तो हमें पता ही है क्या है कि टीचर को क्लियर होना चाहिए, टीचर जो है वो फोकस होना चाहिए, टीच करे वैसे। तो ये सब बातें, ये सब हम लोग की पढ़ी हुई हैं चीज़ें है ना, इनको हमको ज़्यादा करनी चाहिए। एक्शन एक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचर कि क्लास में माहौल बनाओ, ये करो, ऑथेंटिक मैनेजर है, सब कुछ है, टीचर जो वहाँ पर सब कुछ है, मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है और चपरासी भी है और सब कुछ है, उसी को बच्चों को सब कुछ पढ़ाना है, क्लास को एक्टिव बनाना है, ये सब चीज़ें हैं उसमें पूरा। रोल ऑफ टीचर करियर में क्या है, वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्कूल, एक्सेस द कैरियर रेडीनेस स्किल, रेफरल टू कैरियर आपका गाइडेंस काउंसलर्स में उसमें करना, रेफर करना, और इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू ट्रस्ट देयर ओन डिसीजन, आइडेंटिटी क्लोजली एनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो की रोल्स हैं, टीचर्स प्ले अ टीम रोल। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो हम आखिर में इसमें यही कह सकते हैं कि जो यूनिक डेवलपमेंट फेज चलता है बच्चे का ये, और इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट, टैलेंट, स्किल, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है उसके करियर के ऊपर। तो इसमें पेरेंट्स का और स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमको बच्चे के अंदर हाई स्टीम और उसको लोअर लेवल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और सोशली उसको इंक्लाइंड रखना है, लेस इंगेज इन सब्सटेंस अब्यूज़, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम हो उसकी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर। तो ये सब क्रिटिकल फीचर्स हैं।